और अब खबरें देवभूमि की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया और बजट पेश होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं और देश के लोगों के सामने शानदार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं। यह बजट देश के साथ साथ दुनिया के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यह बजट सभी के लिए मैं कहूँगा कि सर्वस्पर्शी भी है और सर्वग्राही भी है। यह बजट भारत के गरीब लोगों को समर्पित है और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उस कल्पना को साकार करने वाला बजट है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ सबका प्रयास सबको लेकर चलने वाला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से चिंता की गई है। आधारभूत संरचना, आगे के जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेलीपोर्टों का विकास है, नए एयरपोर्ट बनाने हैं, उन सभी पर रखा गया है और राज्यों के लिए भी इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। हमें भी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे सीमांत क्षेत्रों को और हमारे जैसे हिमालयी प्रदेशों को भी निश्चित रूप से इस बजट में विशेष रूप से आगे बढ़ने का जो एक प्रस्ताव है, हम सबको जो है हमारी अपेक्षा अनुसार होना चाहिए। धन्यवाद करना चाहता हूँ, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है। यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। यह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने संसद में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को सुना और बजट में वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए, जहां अब राष्ट्रीय पहचान जो है वो पैन कार्ड बनेगा और वहीं महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर ये बजट आया और भी कई इस पर बजट में ऐलान किए गए। उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बजट को पहली नजर में आपकी प्रतिक्रिया के तौर पर हम कैसे समझें? ये आम आदमी के लिए कितना हितकारी बजट होने वाला है? देखिए, मैं जिस प्रकार से आज सेंसेक्स में उछाल आया है, जिस प्रकार से 5 लाख से 7 लाख की आयकर में छूट पूरी तरह से दी गई है और पुरानी जो हमारी स्कीम है उसमें कटौती करके यानी 7 से 5 स्लैब्स में लाने का काम किया गया, तो मैं इसे बहुत संतुलित बजट के रूप में महसूस करता हूं। और जिस प्रकार से ये बजट माननीय हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हर वर्ग को इसमें साधने का काम किया गया, मैं कह सकता हूँ ये बहुत अनुशासित बजट है, बहुआयामी बजट है और आने वाले समय पे इसका जब असर दिखाई देगा तो इसे कह सकता हूँ बहुमुखी ये बजट है। और चारों तरफ, चाहे किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करें और रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से बात करें, तो सभी दृष्टि से ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है, बहुत सुंदर बजट है। और शायद कुछ लोगों ने तो इतनी उम्मीद नहीं की होगी, उससे ज़्यादा देने वाला ये बजट इस बार माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। सर, उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखें तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई एयरपोर्ट्स आज के विस्तार की बात कही गई है, ये कितना बेनिफिट होगा उत्तराखंड के लिहाज से, उत्तराखंड स्टेट की नज़र से समझें? आप जानते हैं, जब हमारे यहाँ जौलीग्रांट एयरपोर्ट बना तो पर्यटन और तीर्थ यात्रा दोनों बड़ी थी और उसी दृष्टि से अब 50 और नए एयरपोर्ट्स बढ़ाने का काम हमारे इस बजट में किया गया है, उसका प्रावधान किया गया है। तो मैं मान के चलता हूँ इससे जहाँ पर्यटन दृष्टि से भी लाभ होगा, व्यापारिक दृष्टि से भी लाभ होगा और जो प्रावधान अन्य क्षेत्रों में किए गए हैं उससे निवेश बढ़ने की जो बात मैं महसूस कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में हमारे उत्तराखंड को इस दोनों दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ आने वाले टाइम पे हमें दिखने को मिलेगा। सर, मौजूदा मोदी सरकार का ये अंतिम बजट है। अगले बजट वर्ष में सरकार चुनाव मोड में होगी। बजट में जो आयकर की सीमा 5 से 7 की गई, 2 लाख रुपए की और रियायत दी गई,
तो क्या न माना जाए लोकसभा चुनाव को देखते हुए थोड़ा सा रिझाने की भी एक कोशिश है, जो बीते दिनों से लोग नुकसान उठा रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप यूं कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। और लगातार अपने जब भी बजट पेश किया गया, हर बार नई चीज, नई चीजें उसमें प्रस्तुत की गई हैं। और जिस प्रकार से आज पूरे वैश्विक की दृष्टि से हम देखें तो मंदी का दौर है, उसमें हमारा मजबूत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये बजट पेश हुआ है। और आप देखिए 5 लाख से 7 लाख रुपया जो आयकर में छूट दी गई है, ये तो वास्तव में बहुत अच्छा बजट कह सकते हैं। हर वर्ग इसमें बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहा है। और चारों तरफ से जिस प्रकार से मैंने कहा कि सेंसेक्स में उछाल आया है, तो मान के चलिए सबने इसको पसंद किया है। और धीरे धीरे जब लोग इसको पूरे और विस्तार से समझेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही राहत देने वाला, जनहित का ये बजट है, आम जनता का ये बजट है और जनता के लिए बहुत संतुलित बजट ये मैं कह सकता हूँ। तो ये थे उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने कहा ये जो बजट है ये आम आदमी का बजट है और आयकर की स्लैब में जो रियायत दी गई उससे निश्चित तौर पर आम आदमी को बड़ा फायदा होगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आम बजट को निराशाजनक बताया और कहा कि खाली लिफाफे वाली योजनाएं लोगों के सामने प्रस्तुत की गई हैं, जिससे कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं। इस बजट में अधिकांश मामलों में जिसमें वित्तीय प्राविधान निहित हैं और जिसको एक वादे के रूप में कहा गया है, ये कहा गया है कि ये 3 वर्ष, आगे के 3 वर्षों के लिए। इसका मतलब है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार के पास धन नहीं है और इसलिए लायबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में वित्त मंत्री ने कहा है कि ये 3 वर्ष के कोर्स के लिए। नंबर 1। नंबर 2, हम उम्मीद कर रहे थे कि आखिर अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में, जबकि प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, तो कम से कम देश के युवाओं से माफ़ी मांगते हुए कहते कि भाई पहले 9 साल या 8 साल मैं आपको 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी नहीं दे पाया और अब इस साल हम उस वादे को पूरा करेंगे ताकि आगे के लिए भी एक परंपरा प्रारंभ हो। ये कहीं पर भी रोजगार की बात नहीं करता। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बजट को पूरी तरह निराशाजनक बताया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिहाज से ये बजट पूरी तरह निराशाजनक है, क्योंकि ग्रीन बोनस से लेकर जोशीमठ आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ भी बजट में नहीं है। ये सिर्फ चुनावी और चुनावी राज्यों को केंद्रित कर बनाया गया बजट है। जोशीमठ की जो आपदा है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस पर भी डबल इंजन की सरकार मौन है, बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो घोर निराशाजनक वाला बजट है। और सत्ता में बैठे हुए लोग जब बजट प्रस्तुत करते हैं तो वो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बजट प्रस्तुत करते हैं और जहां जहां चुनाव होता है उस चुनाव को कैसे प्रभावित करें उसके लिए बजट में व्यवस्था करते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई राज्यों में जब जब चुनाव हुए तो बड़े बड़े जो है पैकेज की घोषणा की गई, लेकिन चुनाव तक वो पैकेज चर्चा में रहे, चुनाव समाप्त होने के बाद पैकेज गायब हो जाता है। और ये आज से नहीं देख रहे हैं हम, ये 2014 से लगातार आप आतिथि तक देखेंगे तो ये स्थिति जो है केंद्र की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिस पर अब कांग्रेस वार करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इस बजट ने कहीं से भी समाज के गरीब वर्ग को रियायत नहीं दी। इतना ही नहीं, बजट आने के बाद उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी का ये 5वां बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राह्य है और मैं कह सकता हूं कि देश के प्रत्येक विभाग की इसमें चिंता हुई है। जहां गरीबों को टैक्स में छूट देने की बात हुई है, इसके साथ साथ अगर मैं उत्तराखंड की दृष्टि से कहूँ तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के पर्यटन की दृष्टि से इसमें प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ हमारे के पर्यावरण का उत्तराखंड बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, शुद्ध वायु जलवायु हम दे रहे हैं, इस दृष्टि से भी
जलवायु के संदर्भ में बड़े अच्छे इसमें प्रयोग करने की बातें इस बजट के अंदर समाहित हैं। गरीबों की जो मूलभूत आवश्यक चीजें हैं उनमें कटौती हुई है, टैक्स फ्री हुए हैं। देखिए, बजट में आम आदमी को निराश किया गया है। बेरोजगारी की कोई बात नहीं कही गई है, महंगाई आप कैसे रोकेंगे उसमें कोई बात नहीं कही गई है, और मध्यम वर्ग के लिए आप क्या सुविधाएं देंगे उसमें कोई बात नहीं कही गई। आज सबसे ज़्यादा जो पीड़ित दो बातें हैं जिससे आम आदमी को नुकसान हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। इस दिशा में सरकार ने कोई बात ही नहीं की। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ये बजट आम आदमी की मनोभावना में कुठाराघात करने वाला बजट है, पानी फेरने वाला बजट है, केवल आंकड़ों का मकड़ जाल है, और इससे न किसान को फायदा होना है, न बेरोजगार को फायदा होना है, न मध्यम वर्ग को फायदा होना है, न महंगाई कम होने वाली है। केवल सरमाएदारों को खुश करने के लिए बजट पेश किया गया है। देखिए, आने वाले वर्ष में चुनाव होना है लोकसभा का, और उसको देखते हुए ये बजट रखा गया है। निसंदेह चुनावी बजट है, लोक लुभावना बजट है। मध्यम वर्ग को और किसानों को बहुत ध्यान में रखा गया है, क्योंकि किसानों को लेकर के देश में बड़ा आंदोलन रहा है, तो उनको लुभाना, उनको प्रभावित करना, इसमें ये विचार इसमें महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि देश में एक बड़ा वोटर जो है वो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग का आता है, इसलिए बजट में उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। छूट का दायरा जो 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख किया गया है, वो एक बेहतर प्रयोग है। दूसरा, कई वस्तुओं के दाम कम हुए हैं, और जिन चीज़ों के दाम कम हुए हैं उसमें एक बड़ा अंतर देखने को आता है। जैसे सोने चांदी के दाम बढ़े हैं, तो ये अमीरों की ज़रूरतें हैं। में जो है, जो मिडिल क्लास है और गरीबों के लिए ये बजट जो है सराहनीय है। जो स्लैब बढ़ाई गई है, 6-7 सालों से कोई भी बजट नहीं, स्लैब नहीं बढ़ाई गई थी। इसमें जो है इस समय इन्होंने अगर 7 लाख किया है तो ये सराहनीय है। ये बजट और अच्छा हो सकता था अगर इसमें थोड़ा बहुत किचन को देखते हुए, महिलाओं को देखते हुए गैस वगैरह अगर सस्ती होती तो ये और सराहनीय होता है। मैं इस बारे में इतना ही। तो बजट को लेकर कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बजट में कुछ खास नहीं और कुछ चीज़ों से वो निराश हैं। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को इस बजट से निराशा हुई है। कुल मिला के ये बजट लोक लुभावना है और पूरी तरह से आम जन उम्मीदें जो हैं उस पर खरा नहीं उतरा, सिर्फ चुनावी बजट है। भारत की सरकार ने आज आम बजट अपना प्रस्तुत किया है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने सदन के पटल पे बजट को रखा है। ये बजट जो प्रस्तुत किया है, ये आगामी चुनाव को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है, और इसमें कुछ चीज़ें अच्छी की गई है, उनकी हम सराहना करते हैं। जैसे कि जो कर है उसमें 5 से 7 लाख की छूट दी गई है, और उसके जो 4 स्लैब हैं उसमें उसका प्रावधान किया गया है, तो उसकी निश्चित रूप से हम प्रशंसा करते हैं। और इसके साथ साथ आज के वर्तमान दौर को देखते हुए जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही है, वो भी एक सराहनीय कदम है। और इसके साथ साथ लेकिन अगर हम कुल मिला के देखेंगे, ये बजट लोक लुभावना बजट है और आंकड़ों का खेल खेला गया है। इसमें कहीं भी रोजगार की बात नहीं कही गई इस बजट में। भारत की सरकार ने और लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात की, और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 22 साल से हमारे और उत्तर प्रदेश के जो परिसंपत्तियों मामले में जो अड़चनें चली थी वो अब दूर हो गई हैं, और ज़्यादातर मामले तो 2021 में जो बैठक हुई थी उसी में समाधान हो गए थे। बाकी जो कुछ मामले बचे हैं उनके लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहमति दे दी है, और धीरे धीरे सभी मामलों का समाधान हो रहा है, जिसके लिए सीएम धामी ने योगी आदित्यनाथ का भी आभार व्यक्त किया, और योगी आदित्यनाथ का एक आभार ज्ञापित भी उन्होंने किया। माननीय योगी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछले 22 सालों से बहुत सारे जो मामले हमारे आपस में जिनका हल होना था वो रुके हुए थे, और उन्होंने उन सभी का जो हमारी अक्टूबर में 21 में जो बैठक हुई थी उसमें सभी अपने अधिकारियों को, सभी लोगों को निर्देश दिए थे, तो उसमें काफ़ी कुछ काम हो चुका है, और कुछ एक थोड़ा सा जो रह गया था जिसमें कुछ विलम्ब हो रहा था,
तो उसके लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी उस सभी का निस्तारण कर देंगे और जो हमारी परिसंपत्तियाँ हैं वो सब हमको मिलना प्रारंभ हो गई हैं और जल्दी से सारे पास हल हो जाएगा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय और वहीं जोशीमठ में चल रहा विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वहां पे हमारे चार धाम यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसको कुछ लोग अनावश्यक रुकवाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही लगातार काम कर रही हैं और जोशीमठ में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, लेकिन इन सभी कार्यों की आड़ में कुछ लोग गलत एजेंडे चला रहे हैं जो ठीक नहीं। देखिए, चूँकि वहाँ पर कुछ चार धाम के इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो देश के लिए राष्ट्रव्यापी हैं और जो विकास की योजनाएं हैं उसको भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से जो रोकने का काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। जोशीमठ शहर को लेकर जहाँ राज्य की सरकार या देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है और उस पर काम भी हो रहा है और हमारा भी अच्छा है कि सभी का हम पुनर्वास करें, सभी की सहायता करें, उसमें कोई कमी हम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से जो कुछ लोग इसकी आड़ में अलग प्रकार के एजेंडे चला रहे हैं वो ठीक नहीं। और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इंदिरा और राजीव गांधी की शहादत को एक्सीडेंट बताने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने उनके बयान के विरोध में प्रदर्शन किया, साथ ही मुख्यमंत्री से गणेश जोशी को मंत्री पद से हटाने तक की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की भाषा को सड़क छाप गुंडे जैसी भाषा बताया। पूरी दुनिया ने इसको देखा है कि जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर हमला हुआ, उनकी शहादत हुई, राजीव गांधी जी की शहादत हुई, उस शहादत को पूरी दुनिया नमन करती है, प्रणाम करती है। लेकिन प्रदेश में मंत्री के पद पर विराजमान जरूर हैं गणेश जोशी, लेकिन उनका बौद्धिक स्तर और उनके द्वारा कही गई बात कहीं लगता नहीं है कि एक मंत्री ने बयान दिया है। ऐसा लगता है कि जैसा कोई सड़क छाप गुंडा कोई बात कह रहा हो। और देहरादून के घंटाघर कॉम्प्लेक्स में फर्जी मार्कशीट बनाने का मामला सामने आया है, जहां 10वीं और 12वीं की फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर 10 से 15 हजार रुपए में बेचे जा रहे थे। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो 5वीं पास है। पुलिस ने दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम मुजफ्फरनगर भेजी। आरोपी नेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एजुकेशन नाम से एक ट्रस्ट बनाया हुआ था इन्होंने और इसी के नाम से वो सर्टिफिकेट जारी करते थे। MDD जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें L21 जो दुकान है वहाँ पर आश्रय फाउंडेशन नाम से एक NGO चल रहा था और इस NGO के बारे में हमको जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है फर्जी 10th के 12th की क्लासेस के जो हैं वो अंक तालिका प्रमाण पत्र बन रहे हैं। इस पर हमारे कोतवाली पुलिस और SOG ने संयुक्त रूप से काम किया। इसको मतलब SP क्राइम, SP सिटी और CO के नेतृत्व में इसको पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें पता चला कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। MDD जो और यूपी के बिजनौर के रहने वाला युवक दोस्तों के साथ कोटद्वार सिद्धबली दर्शन के लिए पहुंचा था। यहां से उनका विचार बद्रीनाथ धाम दर्शन का हुआ और वो सभी ऑटो से ही बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। जैसे ही तलाशी कर रहे RTO की नज़र ऑटो पे पड़ी तो वो हैरान रह गए। मौके पर ही ऑटो को सीज किया गया। ये रात्रि चेकिंग के दौरान हमें ऑटो संचालित पाया गया छतरीधार पर और जिससे में मोटर व्हीकल जो हमारा अधिनियम है उसके तहत विभिन्न धाराओं में हमें इसका चालान किया और निरुद्ध कर दिया गया क्योंकि ये ऑटो जो है उसका संचालन पर्वतीय मार्गों में सुरक्षित नहीं है। इसके तहत इसे बंद कर दिया गया और ये ऑटो पर्वतीय मार्गों पे भी इसका चालान सुरक्षित न होने के कारण मतलब विभिन्न ऑटो वालों को भी ये संदेश जाना चाहिए कि पर्वतीय मार्गों में इनका संचालन अनुमन्य नहीं।
रुद्रपुर में जिला प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत शामिल हुए। बैठक में 12 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 10 प्रस्ताव पे मोहर लगी और 2 प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए। इसके अलावा बैठक में रुद्रपुर और काशीपुर महायोजना को लेकर भी चर्चा की गई। पार्किंग वाली बात आपने उठाई, उसमें यह है कि जो 50 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट एरियाज हैं कमर्शियल, उसमें पार्किंग के लिए कोई शुल्क लिया जाना है। तो निर्णय लिया गया कि इसमें जो सर्कल रेट है चलेगा उसका 10% इसको हम लेंगे, लेकिन कहीं पे अगर ये धनराशि बहुत कम आ रही है 10% के हिसाब से, तो न्यूनतम इसको 50,000 फिक्स किया गया। नैनीताल में भी इसको 50,000 फिक्स किया गया। और कुछ इस तरह के प्रपोजल्स थे जहाँ पे कि कुछ छूट है जो बोर्ड की ओर से अनुमति थी, जैसे पेट्रोल पंप्स के केस में है। कुछ एक जगहों पे जहाँ पे मौके पे कोई घर बनाना चाहता है लेकिन वो ज़मीन कमर्शियल है, उस तरह की प्रपोजल्स को अनुमति दी गई। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से बीते साल दिसंबर महीने से फरार वांटेड और इनामी क्रिमिनल्स की धरपकड़ के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान 800 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 60 अपराधियों की संपत्ति भी कुर्क की गई। इस अभियान की प्रभावी कार्रवाई को देखते हुए इसे अब तक 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। पिछले 2 महीने वांटेड क्रिमिनल्स का हमारे जो अरेस्ट करने के लिए एक ड्राइव चला था। वांटेड क्रिमिनल्स जो इनामी अपराध है और गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट की, उस अभियान के 2 महीने का अंत में आज लास्ट डेट है। हमने एक रिव्यू करा है, तो इसको और 1 महीना और बढ़ाने के लिए निर्णय ली गई है डीजी साहब की तरफ से, और 1 महीने इस पे कार्रवाई चलेगी। अब तक का कार्रवाई में हमारे अराउंड 800 के आसपास लोग अरेस्ट हुए हैं जो हमारे वांटेड्स थे। उस पे अबाउट 264 लोग हैं वो वांटेड विद रिवार्डेड थे। तो और हमारे ऑलमोस्ट अभी अटैचमेंट के लिए 38 करोड़ का प्रॉपर्टीज का आइडेंटिफाई किए हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजे हुए हैं विभिन्न जनपदों में, उस पर भी आगे कार्रवाई हो। और उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम को स्वास्थ्य मंत्री के साथ ताइवान भेज रहा है। ये टीम ताइवान के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को समझेगी और उसे भविष्य में उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी, ताकि यहाँ के आम लोगों को भी सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज मिल सके। बता दें कि स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि 5 फरवरी को सीनियर डॉक्टर्स की टीम ताइवान जाएगी, जो वहाँ के ऑब्जर्वेशन सिस्टम को सीखेगी, जिसे उत्तराखंड में लागू किया जा सकेगा। ताइवान में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल पे टीम हमारी जा रही है सीनियर डॉक्टर्स की, और वहाँ से जो वो भी ऑब्जर्वेशन होंगे और उसको यहाँ के सिस्टम में लागू करने की कोशिश। और लालकुआ में तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत पहली बार वन विभाग और ओरिएंटल ट्रेल्स की संयुक्त टीम ने स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की गणना की। तराई पूर्वी में वन विभाग के साथ मिलकर ये पहल पक्षियों की गणना का कार्यक्रम संचालित किया गया है। पहला कार्यक्रम था जिसमें बाहरी राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भी भाग लिया, और वन विभाग और बाहरी राज्यों के साथ ही स्थानीय प्रतिभागियों के संयुक्त प्रयास से ही 190 प्रजातियों की गणना की गई, जिसमें लगभग 20% प्रवासी पक्षी पाए गए। हम लोग खुरपता नैनीताल में रहते हैं और वहाँ से हमारा एक कार्यक्रम चलता है, और इस दौरान हमने ये फर्स्ट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी सर्वे जो है वो तराई ईस्ट में करवाया है। हमारा भाग्य रहा है कि हम लोगों ने ये एक सपोर्टिव प्रोग्राम तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के साथ हुआ है, जिसमें कि पार्टिसिपेंट जो हैं कम से कम 6 राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पे 22 पार्टिसिपेंट जो हैं उनको 12 टीमों में डिवाइड किया गया था। ये पूरे 9 रेंजों में कराए गए हैं तराई ईस्ट के डिवीज़न में। हमारा अभी तक का जो आंकड़ा है वो 190 स्पीशीज़। तराईपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत जो है बहुत अच्छा जो है एक हैबिटेट है प्रवासी पक्षियों के लिए, एवं जो है तो यहाँ के रेजिडेंट बर्ड्स हैं उनके लिए। तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में बर्ड्स का जो सर्वे है पहले बहुत पूरा टोटल एक्सक्लूसिव सर्वे हो नहीं पाया है, तो जिसकी वजह से जो है जितनी भी प्रजातियाँ यहाँ पे बर्ड्स की है उनका जो है अध्ययन नहीं हो पाया। तो इसी क्रम में इस बार हमारे द्वारा एक ओरिएंटल ट्रेल संस्था है, इनके साथ में जो है इनके कोऑर्डिनेशन में हमारे द्वारा एक बर्ड काउंट सर्वे जो है वो करवाया गया है। ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस पूरे टोटल क्षेत्र में तराई पूर्वी के क्षेत्र में जो लगभग किच्छा से शुरू होता है और नेपाल बॉर्डर तक है, इसमें 190 से भी अधिक प्रजातियां जो हैं बर्ड।
राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अलग अलग स्कूलों के कुल 95 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी लगाई। देहरादून से पहुंची टीम ने छात्रों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर उनसे मॉडल से संबंधित जानकारी ली, जिसके आधार पर छात्रों के मॉडल का मूल्यांकन किया गया। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पे है, तो 95 बच्चे जो विभिन्न विकास खंडों के हैं जो यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हैं, और ये यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चयन होंगे इसमें से आप जितने बच्चों का, कम से कम 10 बच्चों का जो चयन होगा वो राज्य स्तरीय DLPC होगी, वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पर वो करेंगे। तो मार्गदर्शक शिक्षक के साथ बच्चे यहाँ पर आज प्रतिभाग कर रहे हैं। सर मॉडल इसमें है कि इंस्पायर्ड अवार्ड के अंतर्गत इसका एक थीम है कि छोटी जो समस्याएं हैं, बच्चों को अपने आसपास में जो समस्याएं देखते हैं उन समस्याओं के समाधान वो कैसे निकाल सकते हैं। बहुत उच्च स्तर वो इसमें गैजेट टाइप के मॉडल यहाँ पे नहीं चलते हैं। जैसे आपका गैस सिलेंडर का है, गैस सिलेंडर का ढक्कन खोलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चा सोचता है कि कोई ऐसा डिवाइस बना दे छोटा सा, अगर उसको लगाए और ढक्कन आसानी से खुल जाए, या कहीं पर जो आपका क्या कहते हैं कोई ट्रॉली बैग है, सीढ़ी में बहुत वजन उठाना पड़ता है, तो उस पर कोई टायर लगा के आसानी से उसको ले जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।